नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप सभी को अक्सर दिक्कत होती है अनुच्छेदों को याद करने में, इसीलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से हम सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और आप देखेंगे एक बार अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका सारा फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि आपके एग्ज़ाम में चाहे बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 हो या किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं तो वहां आपको यहां से एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे और कभी कभी तो एक से अधिक भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं थोड़ा सा परिचय, उसके बाद हम अपने ट्रिक पर आ जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक जो हैं वो हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और सुरक्षा देते हैं। इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकारों की ये व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में आप सभी को पता है अमेरिका वासी बड़े खुले विचार के होते हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। इसीलिए आपको याद रहेगा कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मैग्ना कार्टा का अर्थ ही होता है अधिकार पत्र। ठीक है, और क्या है इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, एक ये है कि यह नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और सुरक्षा देते हैं। यानी जिस प्रकार हम अपने भारत देश में रह रहे हैं तो यहाँ के हम नागरिक हैं, तो यहाँ के सरकार के द्वारा, ये इस देश के संविधान के द्वारा हमें कुछ स्वतंत्रता और कुछ सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं, जिसके खिलाफ अगर किसी ने कोई कार्रवाई की तो हम न्यायालय में भी जा सकते हैं। अब आइए उस मज़ेदार ट्रिक की बात करते हैं और एक एक करके अपने सारे मौलिक अधिकारों को समझते हैं और याद करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ लड़का जिसका नाम है एएफ इसका नाम है। ठीक है, ये खड़ा हुआ है और इसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आपको दिख रही होगी। लेकिन एएफ जो था, जैसे ही एक दिन ये घूम रहा था इसको इसकी गर्लफ्रेंड नज़र आ गई और जैसे ही इसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा इसे दोबारा से, क्योंकि ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, ये इसकी एक्स या पुरानी गर्लफ्रेंड थी, तो इसे इस पर फिर से प्यार आने लगा और इस बार इसने क्या किया, इसके प्यार में पागल होकर अपना रिलीजन यानी अपना धर्म और अपना एजुकेशन शिक्षा सब छोड़ दिया। अक्सर लड़के क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते हैं, तो एएफ के साथ भी ऐसा हुआ। इसने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना धर्म तक बदल दिया, लेकिन अंततः क्या हुआ, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। और इस बात से एएफ बहुत दुखी हुआ, बहुत बीमार हो गया। लेकिन यहाँ एएफ डॉक्टर के पास ना जा करके कोर्ट गया, क्योंकि अब की बार उसे अपने अधिकारों की उपचार कराने थे, अपने अधिकारों की सुरक्षा करानी थी कि ऐसा मेरे साथ जीएफ ने क्यों किया, इसलिए वो न्यायालय पहुंचा। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम समझेंगे इस ट्रिक के माध्यम से मौलिक अधिकारों को। ईएफ का मतलब क्या हो गया, राइट टू इक्वलिटी। एफ का मतलब क्या हुआ, राइट टू फ्रीडम। यानी ईएफ नाम का एक लड़का है, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स को ईएक्स से हम समझेंगे तो अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में राइट टू रिलीजन और एजुकेशन, रिलीजन से आप राइट टू रिलीजन याद करेंगे, एजुकेशन से आप राइट टू एजुकेशन याद करेंगे, के चक्कर में बीमार पड़ गया और इसके रेमेडीज़ के लिए वो कहाँ पहुँचा, न्यायालय में। उपचार का अर्थ होता है रेमेडीज़, तो रेमेडीज़ के लिए वो कहाँ पहुँचा, न्यायालय में पहुँचा। ठीक है, तो अब एक एक करके आप याद करिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम,
राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू रिलीजियन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि हमारे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या सरकार या देश के द्वारा इस पर कुछ रोकथाम लगाए जाते हैं तो हम इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा, कितना मज़ेदार ट्रिक था। याद रखिएगा EF से आपको याद हो जाएगा इक्वलिटी एंड फ्रीडम। EF ने एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में, एक्स से आपको एक्स याद हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन याद हो जाएगा, अपना रिलीजन और एजुकेशन छोड़ दिया और इसके चक्कर में जब बीमार पड़ा तो रेमेडीज कराने कहाँ पहुँचा? न्यायालय में। ठीक है, हॉस्पिटल में ना जाकर EF न्यायालय पहुँच गया। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अब चलिए एक एक अधिकारों को, उसमें कितने सब कैटेगरीज हैं उन्हें हम याद कर लेते हैं, यानी कितने अनुच्छेद आते हैं। तो एक बार आप ये देख लीजिए कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। टोटल 6 हैं, है ना। अब आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है सभी नागरिकों के कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मना है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत अब किसी के साथ नहीं होगा। और अनुच्छेद 18 कहता है किसी भी प्रकार की विशेष उपाधि, राजा, महाराजा, राजाधिराज, ये सारी उपाधि किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाएगी। ठीक है, केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों को छोड़कर। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो, टीचर बनते हो, शिक्षक बनते हो, तो ये उपाधियाँ तो आप ले सकते हो, मगर आप खुद को राजाधिराज, महाराज, राजा, नरेश, ये सब जैसी उपाधियां नहीं ले सकते। तो ये समानता का अधिकार हो गया। अब इसको याद करने का एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है दोस्तों कि एक 14 साल का बच्चा था राजू ने 15 रुपए की एक तराजू खरीदी। और पता है आपको तराजू से हम सामान तोलते हैं, तो जब हम सामान तोलते हैं तो बराबर तोलते हैं, तो बराबरी की बात यहाँ पर हो रही है। तो तराजू किसी से भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तो राजू ने 15 रुपए का तराजू खरीदा और 16 मार्केट में जाकर, मार्केट का नाम 16 था, 16 मार्केट में जाकर रोजगार के लिए एक दुकान खोल ली। और जब वह 17 साल का हो गया तो उसने किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव या छुआछूत नहीं किया। और जैसे ही वह बड़ा हुआ, 18 साल का हो गया, तो अब वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। इसीलिए लोग अब उसे राजा कहने लगे, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला हो गया था। तो राजू ने सबको मना कर दिया कि मुझे राजू ही रहने दो, मुझे किसी भी प्रकार का राजा महाराजा का उपाधि नहीं लेना है। इससे आपको अनुच्छेद 18 भी याद हो जाएगा। बस इस कहानी को एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। बस कि राजू 14 साल का था, 15 रुपए का तराजू खरीदा, 16 मार्केट में रोजगार के लिए दुकान खोला और 17 का होते होते उसने कहा कि अब मैं किसी से किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करूंगा। और जैसे ही वह 18 साल का हो गया उसने मना कर दिया कि मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा, यानी मुझे राजा जैसा नाम नहीं चाहिए, मैं राजू ही ठीक हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आपको पता है जब व्यक्ति 19 साल का हो जाता है यानी 18 पार करता है तो वह खुद को बड़ा या बालिग समझता है और हो भी जाता है कानूनन। तो अब उसे आज़ादी चाहिए, 19 साल के लड़के को आज़ादी चाहिए। तो यहाँ से हमारे स्वतंत्रता के अधिकार शुरू हो गए। हम यहाँ से अपने राइट टू फ्रीडम देखेंगे। तो 19 साल का व्यक्ति हो चाहे 20 साल का व्यक्ति हो, वह क्या करता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। तो 19, 20, 21, 22 यानी कुल 4 अनुच्छेद आपके स्वतंत्रता के अधिकार के लिए संरक्षित हैं हमारे संविधान में। तो अनुच्छेद 19 में भी कई सब आर्टिकल हैं। अब आप 19 साल के हो जाओगे तो आप कैसी आज़ादी पसंद करोगे? कहीं भी रहूं, कहीं भी घूमूं, कहीं भी आऊं जाऊं, कुछ भी बोलूं, कुछ जो करना चाहूं वो करूं, अभिव्यक्त कर सकूं। अगर मैं राइटर बनना चाहता हूँ, डांसर बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ, तो मैं कर सकूँ, यानी मुझे आज़ादी मिले। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्त करने की हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार,
संगठन बनाने का अधिकार, अबाध संचरण यानी कहीं भी आने जाने की, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान प्रदान करता है जब हम 19 साल के हो जाते हैं। और वहीं पर जब हम 20 साल के होते हैं तो हम सचेत हो जाते हैं अपराधों के प्रति। तो हमें अनुच्छेद 20 जो होता है अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है। और इसमें क्या है, कुछ सब आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे अनुच्छेद ही पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा 19 साल का व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी किसी भी व्यक्ति को पूर्वव्यापी कानून के तहत दंड नहीं दिया जाएगा और दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। यानी आपने एक अपराध कर लिया तो उस पर दोबारा से आपको दंडित नहीं किया जाएगा और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21। जैसे हम 21 साल के हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहते हैं तो अनुच्छेद 21 भी हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। किसी को उसकी जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता और ऐसी वैसी ज़िंदगी नहीं, आप गरिमापूर्ण ज़िंदगी जी सकते हो, ऐसा अनुच्छेद 21 हमें प्रोवाइड कर रहा है। और एक और है आपका इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 22। स्वतंत्रता मिल गई है, हम 19 साल के हो गए तो हमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता मिल गई है। ठीक है, तो अब 22 में हमारी चौथी स्वतंत्रता आती है कि गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ अधिकार, यानी हमें बिना बताए किसी कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी वारंट जारी होगा, आपको सूचित किया जाएगा कि आपने यह अपराध किया है तभी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा नहीं रोलेट एक्ट की तरह कुछ भी ना करो फिर भी आपको मन मर्जी उठा करके जेल में डाल दें, ऐसा नहीं कर सकता। इस बात की गवाही हमारा संविधान है, हमें ऐसा अधिकार प्रदान कर रहा है। फंडामेंटल राइट इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसी को बिना कारण बताए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और यदि ऐसा हो गया तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होगा। और इसी अनुच्छेद के तहत आप अपने वकील से परामर्श या सलाह ले सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 22 हमको अधिकार देता है। तो आई होप आपको सारे स्वतंत्रता के अधिकार याद हो गए होंगे। 19, 20, 21, 22 यही 4 आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं। बाकी अपने आप में सारे फंडामेंटल ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। हम 23 साल के हो गए, जब हम 23 साल के हो गए तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानकार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि अगर हमारा कोई भी सामने वाला व्यक्ति शोषण कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और हमें उठाना भी चाहिए। तो इसीलिए अनुच्छेद 23 हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है कि मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। यानी आप 23 साल के हो गए, ये याद करने का तरीका है कि अनुच्छेद 23 से आप 23 साल याद रखिएगा कि अगर आप 23 साल के हो गए तो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको कोई बेच नहीं सकता, ना तो आपसे कोई जबरन मजदूरी करा सकता है और ना ही आपको कोई बंधुआ बनाकर अपना गुलाम बना सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 24 क्या है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्यारा सा छोटू देख रहे हो, अक्सर आप ढाबे पे ये देख लेते हो। तो 14 वर्ष से कोई भी बच्चा जो छोटा हो उसे आप किसी भी प्रकार से कारखानों में, उद्योगों पर काम नहीं करा सकते। यानी बाल मजदूरी पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 में, क्योंकि 23 में हम आ गए हैं और हम क्या हो गए हैं, अब अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। तो हमें अपने खिलाफ तो बोलना ही बोलना है, साथ में समाज में भी बोलना है कि अगर कोई भी बच्चा है और वह 14 वर्ष से कम आयु का है तो उससे हम किसी भी प्रकार का जबरन काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड। तो दोस्तों अब बहुत महत्वपूर्ण हमारा फंडामेंटल राइट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 4 धर्म हैं, जानते हो आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इससे आपको याद रहेगा कि आर्टिकल 4 हैं यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28
25, 26, 27, 28 आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। और आपको पता है हमारे देश में 4 प्रमुख धर्म भी हैं, तो जिससे आपको 4 आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 25 देख लीजिए कि धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसी प्रकार रह सकते हैं और उनका प्रचार भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें संविधान ने स्वतंत्रता प्रदान किया है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार, यानी जो भी हमारे धार्मिक संस्था हैं हम उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म विशेष को कर द्वारा बढ़ावा देने पर रोक, यानी सरकार ऐसा हरगिज नहीं कर सकती कि किसी धर्म विशेष के लिए वो टैक्स इकट्ठा करे और उन्हें दे। ठीक है, तो यानी टैक्स जो होगा गवर्नमेंट का वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 28 दोस्तों याद रखिएगा, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता निषेध करता है, यानी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे आप वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे, मना कर दिया गया है। आप धार्मिक शिक्षा वहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं दोगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड। 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या किया था EF ने? रिलीजन और एजुकेशन छोड़ दिया, तो राइट टू रिलीजन आप पीछे देख लिए। अब हम राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 मात्र 2, सांस्कृतिक और शैक्षिक, ये भी 2 हैं, आपस में 2 शब्द हैं, कल्चर और एजुकेशन, तो 2 ही अनुच्छेद इनको दिया भी गया है। तो अनुच्छेद 29 कहता है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को हमें सुरक्षित रखने का अधिकार है, ये हमें हमारा संविधान प्रोवाइड कर रहा है। और अनुच्छेद 30 दोस्तों हैं, ये अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करती हैं, यानी कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है तो वो मदरसे चालू कर सकता है, मदरसों की स्थापना कर सकता है। अगर वो कोई बौद्ध है तो अपना बौद्ध शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है, यानी जितनी भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हमारे इंडिया में रहती है वो अपने शैक्षिक संस्थान चला सकते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूट स्टेबल करने के लिए अनुच्छेद 30 हमें अधिकार प्रदान करता है। तो कल्चर एंड एजुकेशन से 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। हम अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति यानी अपनी कल्चर को बचा कर रख सकते हैं। दूसरा क्या हो, माइनॉरिटी अपने कल्चर के लिए शैक्षिक संस्थानों का स्थापना और कर सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड। अब दोस्तों छठा जो था हमारा संविधान में, वो अब क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी निषेध है, उसका एबॉलिश कर दिया गया है। तो उसकी जगह पर जो हमारा 7वां है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वह क्या है, अनुच्छेद 32। नागरिक यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है कोई तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी आप याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 इस बात की आपको स्वतंत्रता और इस बात का आपको अधिकार देता है, यानी आप अपनी रेमेडीज करा सकते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाए और यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 में याचिका दायर कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आपको पता है संपत्ति का अधिकार जो कि पहले था अब वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ और महत्वपूर्ण अधिकार देख लेते हैं, जैसे 33, 34, 35, क्योंकि 12 से 35 तक है। तो जो 33 है दोस्तों हमारा सशस्त्र बलों के लिए प्रतिबंध है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। अनुच्छेद 35 संसद का विशेषाधिकार, इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 35 जो है वो संसद को विशेषाधिकार प्रदान करती है। तो प्यारे दोस्तों ये थे हमारे मौलिक अधिकार। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।